Hello students, welcome back to your favorite channel Study with Jenny. Today read this chapter class 12 chapter name brick beads and bones. तो स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर पर का फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं और उसमें 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं। लाइक जो हमने देखा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसकी बिगिनिंग किस प्रकार से हुई, उस टाइम का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर और एनिमल्स रीयरिंग था, और साथ ही साथ में वो लोग किस प्रकार की एग्रीकल्चर्स को ग्रो क्या करते थे, और उन लोगों के हमने बरियल्स के माध्यम से सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस को जाना। हमने देखा कि उनका क्राफ्ट प्रोडक्शंस किस प्रकार का था, उस टाइम कौन कौन से उद्योग धंधे वो काम करते थे, और साथ में हमने उस टाइम का जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था उसके बारे में जाना। और हमने देखा कि जो मोहनजोदड़ो एक साइट थी वो उस टाइम की वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर था, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी उस टाइम की डिस्टिंक्टिव फीचर्स थी वो क्या है, ड्रेन सिस्टम था, वो बहुत ही वेल प्लान्ड था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट्स बताना चाहूँगी कि जिन लोगों को मेरी फर्स्ट वीडियोज़ पसंद आई तो मुझे लाइक तथा सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने मुझे लाइक तथा सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत थैंक्स। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो भी मुझे लाइक तथा सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन और वीडियोज उनको समय समय पर मिलती रहें। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगे, और अपनी क्वेरीज भी बताएँ। विदाउट वेस्ट टाइम स्टार्ट वीडियो। तो हम अपना 6 टॉपिक कवर करेंगे और इसमें जानेंगे कि उन लोगों का ट्रेड सिस्टम किस प्रकार का था। स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स वाज यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो उस टाइम क्या है, जो क्राफ्ट प्रोडक्शंस करते थे उनमें किन किन मटेरियल्स का यूज़ करते थे। तो टेरिकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुल कार्ट सजेस्ट दैट दिस वाज वन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल्स अक्रॉस लैंड रूट्स। तो उस टाइम क्या है, जो टेराकोटा से बने टॉय मॉडल्स और बुल कार्ट्स के बने जो मॉडल्स मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि उस टाइम क्या है, जो गुड्स को इधर से उधर लाने के लिए वो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करते थे, और जो बुल कार्ट था उसका यूज़ लैंड रूट से किया जाता था। लेकिन वो लोग अपने ट्रेड क्या है वो सी रूट से भी करते थे, उसके लिए वो रिवर्स का यूज करते थे, और साथ ही साथ में जो कोस्टल रूट्स थे उनका यूज करते थे। मटेरियल्स फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट्स एंड बियॉन्ड सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरियाज वेयर सेल वाज अवेलेबल। तो उस टाइम क्या है, मोस्ट साइट्स नागेश्वर और बालाकोट हुआ करती थी, ये क्या है जो सी के पास में अवेलेबल थी, इसलिए यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में सेल मिल जाता था इन लोगों को। तो यहाँ पर क्या है, जो साइट्स थी वो बसना शुरू हो गई थी। सोर्थ गुई इन फार ऑफ अफगानिस्तान नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लेपिस लजूली। तो सोर्थ गुई सिचुएटेड था पाकिस्तान में, यहाँ से हमें कैनल्स के भी क्या है, कैनल्स के भी रिमेन्स मिले हैं। तो यहाँ सोर्थ गुई से हमें लेपिस लजूली एक क्या है बहुत ही प्रीसियस स्टोन होता था वो मिला है, और लोथल विच वाज नियरेस्ट सोर्स ऑफ कार्नेलियन। तो कार्नेलियन मिला है जो रेड कलर का स्टोन होता था, ये फ्रॉम भड़ोच इन गुजरात से आता था, और स्टेटिसाइड क्या एक सॉफ्ट स्टोन होता था, ये फ्रॉम साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात से आता था, एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान। तो मेटल्स जितने भी थे वो राजस्थान से आते थे। तो प्रेजेंट टाइम में भी हम देखते हैं जो राजस्थान है वो मिनरल्स के क्षेत्र में बहुत ही रिचेस्ट है। अब हम आगे देखते हैं, खेतड़ी रीजन ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। तो खेतड़ी रीजन था राजस्थान के अंदर, वो कॉपर के लिए फेमस था, तो प्रेजेंट टाइम में भी है, और जो गोल्ड के लिए साउथ इंडिया बहुत फेमस हुआ करता था उस टाइम। तो प्रेजेंट टाइम में भी क्या है, कर्नाटका में कोलार एक गोल्ड माइन है, वहाँ से सोना आता है। देयर इज एविडेंस इन खेतड़ी एरिया फॉर वाट आर्कोलॉजिस्ट कॉल द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। तो खेतड़ी जो एरिया है उसको आर्कोलॉजिस्ट ने गणेश्वर जोधपुरा कल्चर का नाम दिया है। अब हम अपने आगे टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंस लैंड। केमिकल एनालिसिस have shown that both of Omani copper and Harappan artifacts have trace of nickels suggesting a common origin। तो जो
केमिकल एनालिसिस किया गया तो उसमें पाया गया जो ओमानी कॉपर है और हड़प्पन जो जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं उनको उनको जब देखा गया तो यह पाया गया कि इनकी ओरिजिन है वो हो सकता है एक ही जगह पर हुई हो। इनमें क्या है, दोनों में ही निकल के ट्रेस पाए गए हैं। आर डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल्स आर लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद अ थिक लेयर और ब्लैक क्ले हैज बीन फाउंड अ ओमानी साइट। तो ये ब्लैक कलर का जो वेसल्स है या जार है ये क्या है, ओमानी साइट पर पाया गया है। लेकिन ओमानी साइट पर तो क्या है, वहाँ से कॉपर आता था, लेकिन ये गैस किया जाता है कि इन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था और ओमानी जो साइट थी उस उन दोनों के बीच में ट्रेड होता होगा। तो ये लोग क्या है, इनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स भर के ले जाया करते होंगे, परंतु अभी तक ये नहीं पता चला है कि वो क्या ले जाते थे इसके अंदर। हड़प्पन एक्सचेंज द कंटेंट्स ऑफ दीज वेसल्स फॉर ओमानी कॉपर। तो हो सकता है कि वो अपने सामान को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हो सकता है ओमानी कॉपर के बदले में ये अपने क्ले से बने पोट्स देते हो। मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू द 3rd मिलियंस BC रेफर्स टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कोल्ड मगन परहैप्स अ नेम फॉर ओमान। तो मेसोपोटामिया की जो टैक्स हैं उनके अंदर जो जिक्र किया गया है ओमान वर्ड है, उसके अंदर जो मगन वर्ड आया है तो उसको क्या है, किससे एसोसिएट करके देखा गया है, ओमान से एसोसिएट करके देखा गया। यहाँ कुछ सील्स दिखाई गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सील्स है वो सिलेंड्रिकल सील है और इसके अंदर क्या है, हम्प्ड बेल को दिखाया गया है और ये हमें मेसोपोटामिया से मिली है। लेकिन इस प्रकार की जो सील्स हैं वो कौन सी सिविलाइजेशन से मिली हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिली है। लेकिन इस सील को हड़प्पन सिविलाइजेशन से एसोसिएट करके देखा जाता है। यहाँ देखो राउंड सील मिली है, ये हमें प्रशियन जो गल्फ है वहाँ से मिली है। और हड़प्पन जो मोटिव्स हैं वो इंटरेस्टिंगली लोकल जो दिलमुन था वेट्स फॉलोड द हड़प्पन स्टैंडर्ड। तो हो सकता है कि वो लोग क्या है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको फॉलो करते हो। और यहाँ पर एक और सील दिखाई गई है, सील डेपिकेटिंग अ बोट। तो इस सील के ऊपर क्या है, जो नाव है उसका चित्र उत्कीर्ण किया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि वो ट्रेड है सी रूट से भी करते थे। मेसोपोटामिया साइट्स आल्सो कंटेन ट्रैक ऑफ निकल्स other archaeological finds suggestive of long distance contact including हड़प्पन सील्स वेट डाइस एंड बीड। तो मेसोपोटामिया साइट से जो क्या है, जो कॉपर मिला है उसके अंदर निकिल के ट्रेस मिले हैं और यह माना जाता है कि इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच में ट्रेड होता था, सील्स को लेकर, वेट्स और डाइस बीड्स को लेकर। मेसोपोटामिया टैक्स मेंशन कॉन्टैक्ट विद रीजन्स नेम्ड दिलमुन प्रोबेबली आइलैंड ऑफ बहरीन मगन एंड मेहलुआ पॉसिबली हड़प्पा रीजन। तो मेसोपोटामिया जो टैक्स है उसके अंदर जो दिलमुन वर्ड आया है उसको बहरीन जो आइलैंड है उससे एसोसिएट करा गया और मगन एंड जो मेलवा वर्ड आया है उसको है हड़प्पन जो रिलीजन है उससे एसोसिएट किया गया। मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेहलवा कार्नेलियन लेपिस लजूली कॉपर गोल्ड एंड वेराइटी ऑफ वुड। तो ये सब चीज़ें कहाँ से, मेलवा से मिले हुए हैं ये प्रोडक्ट। कार्नियल है, लेपिस लजूली है, कॉपर गोल्ड और वेराइटी ऑफ वुड है। मेसोपोटामिया टैक्स रेफर टू मेहलवा एज अ लैंड ऑफ सीफेयर्स बिसाइड्स वी फाइंड एप्लीकेशन ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑन सील। तो मेसोपोटामिया के जो टैक्स हैं उनके अंदर जो मेलवा है उसको किस नाम से जाना गया है, लैंड ऑफ सीफेयर्स, या उसको नाविकों का देश कहा गया है। दूसरी ओर हम बात करें तो जो सील्स होती थी उनके ऊपर डेप्लीकेशन किया गया शिप और बोट का। तो इससे ये पता लगता है कि वो लोग हो सकता है सी रूट से भी ट्रेड करते थे। यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको दिखाया गया है, ये पिक्चर में है, इसलिए जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट कहा गया है। लेटर्स एंड एंशियंट साइन बोर्ड, एक साइन बोर्ड के लेटर्स को यहाँ दिखा। सील स्क्रिप्ट्स और वेट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती थी उस टाइम। सील्स एंड सीलिंग वर यूज टू फैसिलिटेट
लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो उस टाइम जो सील्स होती थी वो क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस की कम्युनिकेशंस के यूज की जाती थी, क्योंकि जब कोई गुड़ इधर से उधर सामान को भेजा जाता था तो एक बैग के अंदर सामान डालकर उसके माउथ को एक रोप से टाइट कर दिया जाता था और एक वेट क्ले को उसके ऊपर विच वन और मोर सील्स वर प्रेस लिविंग एन इम्प्रेस। कोई भी एक वेट क्ले होता था, उसके ऊपर कोई सील ली जाती थी और उसको प्रेस कर दिया जाता था, जिससे कोई भी इम्प्रेशन जो छाप थी वो बन जाती थी। तो हमें पिक्चर में देखो एक एनिमल्स दिखाई दे रहा है, या कई सारी सील होती थी, तो हो सकता है एक सामान के ऊपर कई सील्स भी बनी हो। ये सील्स हमें रोपर से मिली है और साथ ही साथ हमें पता चलता था कि उस सील के ऊपर जो सेंडर था उसके भेजने वाले का नाम भी पता लिखा होता था, उसका पता चलता था। एज एनेमेटिक स्क्रिप्ट हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग। जो हड़प्पन सील थी उसके अंदर जो राइटिंग मिली है वो क्या है, यूजुअली एक लाइन में लिखी जाती। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड शॉर्ट द लॉन्ग कंटेनिंग अबाउट 26 साइन। तो मोस्टली जो इंस्क्रिप्शंस थे वो शॉर्ट होते थे, लेकिन जो बड़ा बड़ा इंस्क्रिप्शन होता था उसमें 26 साइंस होते थे। ये स्क्रिप्ट क्या है, वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। कंसीडर द वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच राइटिंग हैज बीन फाउंड, सील, कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार, कॉपर एंड टेराकोटा टेबलेट्स, ज्वेलरी, बोन्स, रोड, इवन एन एंशियंट साइन बोर्ड। तो ये जितने भी आर्टिफैक्ट्स थे उनके ऊपर भी राइटिंग की जाती थी, जिससे ये पता चलता था कि ये लोग क्या है, राइटिंग ऑन प्रीसेबल मटेरियल्स टू, जो क्या है वेस्ट मटेरियल्स होता था उसके ऊपर भी ये राइटिंग करने का काम करते थे। कुड दिस मीन दैट लिटरेसी वाज वाइड स्प्रेड। तो उससे पता चलता है कि उस टाइम जो लिटरेसी थी, साक्षरता थी, वो बहुत ही व्यापकता या वाइड स्प्रेड थी। अब वेट्स के बारे में जानेंगे, वो वेट्स की क्या इंपॉर्टेंस। एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय अ precise system of weights usually made of stone called chart and generally cubical with no mark। उस टाइम जो वेट्स बनाने के लिए जिस स्टोन का यूज़ किया जाता था उसे चार्ट कहा जाता था, और ये वेट्स क्या है, क्यूबिकल शेप के बनाए जाते थे, इन पे कोई मार्किंग नहीं होती थी। और वेट्स वर बाइनरी में होते थे, 1 2 4 8 16 32 एक्सेट्रा अप टू 12,800 तक। वाइल द हायर डोमिनेशंस फॉलोड द डेसिमल सिस्टम। तो क्या है, ये वेट्स के अंदर बाइनरी के साथ साथ डेसिमल सिस्टम का भी यूज करते थे। द स्मॉलर वेट्स वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर वेटिंग ज्वेलरी एंड बीड्स। तो जो क्या है, स्मॉल वेट्स होते थे उनका यूज ज्वेलरी और बीड्स बनाने के लिए किया जाता था, तोलने के लिए किया जाता था। मेटल स्केल, पेन, स्मिथ तराजू हैव आल्सो बीन फाउंड, या पाए गए हैं। एंशियंट अथॉरिटी, तो ये माना जाता है कि उस टाइम कोई न कोई अथॉरिटी पुराने टाइम में जरूर रही होगी। टेक फॉर इंस्टेंस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स एज इवेंट्स इन पोट्री, सील्स, वेट्स एंड ब्रिक्स। तो हमें कुछ ऐसे इंटेंस उदाहरण मिले हैं कि उस टाइम क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी थी, मतलब हर चीज़ में एक समरूपता पाई जाती थी। लाइक एग्जांपल सील ले लीजिए, वेट ब्रेक्स, और यहाँ तक कि जो मैसिव वॉल्स होती थी, प्लेटफॉर्म्स होते थे, ये सब क्या है, एक ही साइज में एक जैसे मिलते थे। तो इसका मीन्स ये होता था, यहाँ पर जम्मू से गुजरात तक बताया गया है कि जो ब्रिक्स थी वो सेम साइज में सेम पैटर्न पर बेस्ड होती थी। तो ये माना जाता था कि उस टाइम कोई न कोई अथॉरिटी जरूर होगी। और यहाँ पर क्या है, एक प्रिस्ट किंग की पिक्चर को दिखाया गया है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। Palace and Kings, a large buildings found at Mohenjo-daro was labeled as a palace by archaeologists, but a spectacular finds were associated with it. A stone statue was labeled and continues to be known as the Priest King। तो क्या एक बहुत बड़ी लार्ज बिल्डिंग मिली है मोहनजोदड़ो से, तो उसको पैलेस के साथ एसोसिएट किया गया है, और लेकिन उस पैलेस के साथ कोई भी ऐसी रॉयल थिंग्स नहीं मिली कि जिनको किंग्स यूज करता हो। और यहाँ पर एक स्टेचू लेबल्ड किया गया है, उसको प्रिस्ट किंग के नाम से फेमिलियर किया गया है। तो ये प्रिस्ट किंग नाम कहाँ से आया, ये क्या है, जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है
उसमें इसका यूज किया गया है। वो आर्कोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो मेसोपोटामियंस लोग थे वो प्रीस्ट किंग से फेमिलियर थे। सम आर्कोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स एंड द एवरी इंजॉयड इक्वल स्टेटस। तो कुछ आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि इस टाइम कोई भी ऐसी अथॉरिटी या कोई किंग नहीं होता था, एवरीबडी क्या इंजॉय करता था, इक्वल स्टेटस होता था। मोहनजोदाड़ो एंड हैड आ सेपरेट रूलर्स हड़प्पा अनदर। तो ऐसे एग्जाम्पल मिले कि मोहनजोदड़ो के अंदर कोई अलग किंग था, कोई रूलर था, और यहाँ तक कि हड़प्पा के अंदर अलग रूलर था। द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, तो इस सिविलाइजेशन का एंड किस प्रकार से हुआ। इन द फ्यू हड़प्पन साइट्स दैट कंटिन्यू टू बी ऑक्युपाइड आफ्टर 1900 BC, there appears to have been a transformation of material culture marked by a disappearing of the distinctive artifacts of the civilization, weight, seals, special beads, writing, long distance trade and craft specializations also disappear। तो 1800 BC की बात करें तो यहाँ क्या है, मैच्योर हड़प्पन हुआ करती थी, और धीरे धीरे जो चोलिस्तान था वो क्या है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा, और उसके जो पीपल्स थे धीरे धीरे अलग अलग एरिया में सेपरेटेड हो गए, गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। 1900 BC की बात करें तो इस टाइम लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, लेकिन वो अभी भी एग्जिस्ट थी, और ये माना जाता था कि जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उस टाइम में, वेट, सील्स और स्पेशल बीड्स, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड के लिए स्पेशलाइजेशन, वो क्या है धीरे धीरे ये क्राफ्ट डिस्पियर गायब हो रहे थे। अब हम आगे देखते हैं, दीज रेंज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दीज रेंज, क्लाइमेट चेंज तो हो सकता है कि ये जो सिविलाइजेशन थी इसका एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ हो, डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया हो, वनों की कटाई बहुत ज़्यादा कर दी, उससे क्लाइमेट चेंज हो गया हो, एक्सेसिव फ्लड्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आ गई हो, द शिफ्टिंग एंड और ड्राइंग अप रिवर्स, या तो नदियों ने क्या किया होगा, अपने आप का जो मार्ग था उसको शिफ्ट कर लिया होगा, या वो सूख गई होंगी, इसकी वजह से जो पीपल्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हों। ओवर यूज ऑफ द लैंडस्केप, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का यूज कर लिया गया होगा, इसलिए वो लैंड क्या है अनफर्टाइल हो गई होगी, इस कारण से वो लोग चले गए होंगे। लेकिन कुछ आर्कोलॉजिस्ट इस बात से सहमत नहीं है, वो कहते हैं कि एविडेंस ऑफ एन इन्वेंशन, कुछ ऐसे फैक्ट्स भी मिले हैं कि हो सकता है यहाँ से बाहर से कोई सिविलाइजेशन आई हो, आर्यन सिविलाइजेशन, उसने क्या है इस सिविलाइजेशन के ऊपर इन्वेंस किया हो, मैस्केयर कर दिया हो, लोगों का हत्याकांड कर दिया। कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो 16 स्केलेटन्स ऑफ पीपल्स विद ऑर्नामेंट्स दैट दे वर वेयरिंग व्हेन दे डाइड वर फाउंड फ्रॉम द सेम पार्ट ऑफ मोहनजोदड़ो इन 1925। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, आपके जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपको इस प्रकार का छोटा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछ ले जाएंगे। तो क्या है, 16 स्केलेटन 1925 में मोहनजोदड़ो से मिले हैं, और इस उनमें देखा गया है कि जिन लोगों की जो डेथ हुई थी उन्होंने क्या है जो ऑर्नामेंट्स हैं वो भी पहने हुए हैं। तो उससे ये गैस किया जाता है कि हो सकता है इनका मैस्केयर किया गया हो, या उनके ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया गया हो। मच लेटर 1947 R.E.M. व्हीलर दैन डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बनकर आए 97 में। मार्टिन व्हीलर ट्राइड टू कोरिलेट देयर agrological evidence with that of Rigveda and the earliest known text the subcontinent। तो क्या है जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस थे, मार्टिन व्हीलर ने क्या है ऋग्वेदा के अंदर जो वर्ड्स आए हैं उनसे इनको एसोसिएट किया है। द ऋग्वेदा मेंशन पूर मीनिंग रैम्पार्ट, फोर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड इंद्रा एंड आयरन वॉर गॉड कोल्ड पुरंद्रा एंड फोर्ट डिस्ट्रॉय। तो ऋग्वेदा में मेंशन हुआ है पूर्व वर्ड, और उस पूर्व वर्ड का क्या मीनिंग लगाया, या तो उसको फोर्ट कहा गया या स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा गया है। इंद्रा क्या था कि आयरन जो सिविलाइजेशन थी उसका वोरो गॉड था, और साथ ही साथ उसको पुरंद्रा भी कहा गया, और एक अदर नेम था उनका फोर्ट डिस्ट्रॉयर। तो ये फैक्ट्स हमें सब कहाँ से मिले,
फ्रॉम R.E.M. व्हीलर हड़प्पन 1946, एंशियंट इंडिया 1947। तो स्टूडेंट्स इसको आपको केयरफुली रीड करना है। वैन हड़प्पा सिटीज फेल इनटू ruins, पीपल ग्रेजुअली फॉरगॉट ऑल अबाउट देम। तो धीरे धीरे क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो क्या एक ruins खंडर में तब्दील हो गई और लोग इसके बारे में भूल गए। वैन मैन एंड वुमेन begins living in the areas millions later, they did not know what to make on the strange artifact that occasionally surfaced, washed by floods and exposed by soil erosion and turned up while plugging up fields or digging for treasure। तो उस टाइम क्या है, लोगों ने बाद में इसी एरिया में धीरे धीरे बसना शुरू किया और समय के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या है डिगिंग करना शुरू किया, पलगिंग करना शुरू किया, या यहाँ बहुत ज़्यादा क्या है सोइल इरोजन हो गया, उसमें क्या है स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स मिलते थे। तो ये लोग ये नहीं जान पाए कि ये आर्टिफैक्ट्स कहाँ से आते हो और किस सिविलाइजेशन के। अब हम कनिंगम के कन्फ्यूजन को जानेंगे। वैन कनिंगम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI था, बिगन आर्कोलॉजिकल एक्सक्यूवेशन किया, उसने सबसे पहले एक्सक्यूवेशन शुरू किया इन द मिड 19th सेंचुरी में। आर्कोलॉजिस्ट प्रीफर टू यूज द रिटन वर्ड टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस आ गाइड टू इन्वेस्टिगेशन। तो जो कनिंगम था उसने क्या किया, सबसे पहले खुदाई करवानी शुरू की और उन्होंने उन्हीं चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जो क्या है रिटन टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड थी। He used the accounts left by Chinese Buddhist pilgrims who have visited the subcontinent between the 4th and 7th centuries CE to locate early settlement। तो उस टाइम के जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स यहाँ पर आए थे वो कुछ अकाउंट्स को छोड़ कर गए थे। तो वो क्या है 4th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी के बीच के जो आर्टिफैक्ट्स थे उन्हीं को उन्होंने रीड आउट करने की कोशिश की। लेकिन हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स, जो उस टाइम की जो स्क्रिप्ट थी वो अनडाइस्पर थी, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया था। तो हिस्टोरिकल एविडेंस का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, टेक्सेस तो मिलेंगे ही नहीं। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो सारी कल्चर ओनली फॉर बेस्ड एक्सक्यूवेशंस आर्टिफैक्ट्स। व्हेन ही एक्सक्यूवेट साइट्स ही टर्न टू रिकवर आर्टिफैक्ट दैट ही थॉट हैड कल्चर वैल्यू। तो मार्शल था, उन्होंने उन्हीं चीज़ों को उन्हीं साइट को एक्सक्यूवेट करवाया जो क्या है कल्चरल वैल्यू हो। हड़प्पन seal was given to Cunningham by an Englishman. He noted the object but unsuccessfully tried to place is written the time frame with which he was familiar। तो कनिंगम था, उसको एक इंग्लिश मैन ने एक सील दी लेकिन वो उसको टाइम फ्रेम को जानने में अनसक्सेसफुल रहा और उससे क्या है फैमिलियर नहीं हो पाया। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ 3 हमें टर्म्स दी गई हैं, साइट्स, माउंट्स और लेयर्स। तो हम एक एक करके इनको जानेंगे। आर्कोलॉजिकल साइट्स आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोडक्शंस यूज एंड डिस्कार्डिंग of materials and structures। When people continue to live the same place, their constant use and reuse the landscape results in the build of the occupational debris called a mound। जब क्या है लोग एक स्थान पर बहुत लंबे टाइम तक रहते थे और वो क्या है कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कार्ड करते थे और धीरे धीरे वो क्या है डेब्रीज का रूप एक मलबे के रूप में निर्माण हो जाता था। तो उनको क्या है माउंड्स कहते थे और उन माउंड्स को क्या है बहुत समय बाद जब आर्कोलॉजिस्ट उनकी एक्सक्यूवेट कराते थे तो उस स्थान को क्या है साइट्स के नाम से जाना जाता था। बाय विंड और वाटर activity erosion occupations are dedicated by trace of ancient materials found in layers which differ from one another in color, texture and the artifacts that are found in them। Abandonment or distortions what are called satellite layers। तो क्या होता था कि जो विंड्स के द्वारा वाटर्स के द्वारा बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर समय के अनुसार धीरे धीरे क्या है वो लेयर बाय लेयर एक सेडिमेंट्री रॉक की तरह
जिस प्रकार सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या है बहुत पुराने फॉसिल्स पाए जाते हैं, इसी प्रकार एक मिट्टी की लेयर बाय लेयर वो दबते चले जाते थे और फिर उनके एक समय के बाद स्ट्रेटिग्राफी के रूप में या लेयर्स के रूप में खुदाई की जाती थी, उसको लेयर्स कहा जाता था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। A new old civilization seals were discovered at Harappan by archaeologists such as Dayaram Sahni in the nearly decades of the 12th century। तो फर्स्ट जो हड़प्पन साइट खोजी गई थी वो हड़प्पा थी। 1921 में किसने डिस्कवर किया था इसको? दयाराम साहनी ने। 1922 में रखाल दास बनर्जी जो आर्कोलॉजिस्ट थे, सेम जो सील थी मोहनजोदड़ो से 1922 में उन्होंने डिस्कवर की। बेस्ड ऑफ दीज फाइंड्स इन 1924 जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। दूसरी ओर 1924 में जब जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बन के आए तो उन्होंने क्या है दुनिया के सामने अनाउंस्ड किया और एक न्यू सिविलाइजेशन के रूप में बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की कोई सिविलाइजेशन है। S.N. Roy noted the story of Indian archaeology. Marshall left India 3,000 years older than he had found her. This was because similar till then undefined seals were found at excavations at Mesopotamia sites. तो जो मार्शल ने भारत को जहाँ पर क्या है उन्होंने 3000 ईयर्स पीछे छोड़ दिया था और उनका मानना था कि जो मेसोपोटामिया से जो साइट्स एक्सक्यूवेशन में मिली हैं उनसे जो सील्स मिली हैं, जो अदर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उनकी जानकारी एक वर्ल्ड के सामने जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक कंटेम्प्रेरी माना गया। अब हम देखेंगे कि जो जॉन मार्शल थे वो क्या है एक प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट थे टू वर्क इन इंडिया में इन्होंने वर्क किया। तो एक इससे पहले क्या है जॉन मार्शल थे उन्होंने इतनी प्रोफेशनली रूप से वर्क नहीं किया था। एंड ब्रॉट हीज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्रीस एंड क्रीट टू द फील्ड। तो इससे पहले क्या है जो वर्ल्ड की जो सिविलाइजेशन थी ग्रीस यूनान की और क्रीट की, तो उसके ऊपर भी इनका कार्य करने का एक्सपीरियंस था। मोर इम्पोर्टेंटली थॉट लाइक कनिंगम ही टू interested in spectacular finds, he was equally keen to look patterns of everyday life। तो जो जॉन मार्शल थे जिन चीज़ों पर कनिंगम ने ध्यान नहीं दिया था उनमें उन्होंने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने सबसे ज़्यादा एवरीडे लाइफ की जो थिंग्स थी उनमें दिलचस्पी दिखाई। मार्शल tended to excavate along regular horizontal units measured uniformly throughout the mound, ignoring the stratigraphy of the site। तो मार्शल ने क्या है जिन चीज़ों को एक्सकीवेट किया था उन चीज़ों में उन्होंने सबसे ज़्यादा किसकी अनदेखी की थी? जो उस टाइम के जो माउंट्स थे उनकी अनदेखी की और उन्होंने जो स्ट्रेटिग्राफी थी जो लेयर बाय लेयर जो खुदाई की जाती थी उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। अब हम आगे देखते हैं और न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। तो नई नई टेक्निक्स आ रही थी और नए नए क्वेश्चंस भी हमारे सामने आ रहे थे। 1944 में जब REM व्हीलर आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बन के, तो हु रेस्टिफाइड दिस प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम का वो निदान करते हैं। व्हीलर रिकॉग्नाइज्ड दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंट रादर देन डिग मशीनिकली अलोंग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइंस। जब मार्टिन व्हीलर आते हैं तो वो क्या है जो इसकी खुदाई करते हैं एक्सकीवेट करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो वो देखते हैं कि जो टीले होते हैं उनका माउंट्स का ज़्यादा अनुसरण करते हैं, जो एक लेयर बाय लेयर जो खुदाई की गई थी उसकी बजाय, तो उसका ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो सॉरी मैंने पहले बताया था, इससे पहले जो पैराग्राफ था उसमें मार्शल का बताया, तो मार्शल ने क्या है स्ट्रेटिग्राफी पर ज़्यादा जोर दिया था और
जो मार्टिन व्हीलर आया था उसने क्या है जो खुदाई करवाई थी, उसने क्यों जो माउंट्स हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। However, with the partition of the subcontinent and the creation of Pakistan, the major sites are now in Pakistan territory. तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसको प्रेजेंट डे में जो नेशनल बाउंड्री है उनसे जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उस टाइम जो साइट्स की एक्सक्यूवेट किया था उस टाइम इंडिया एक ही था। बाद में इंडिया से क्या है पाकिस्तान का क्रिएशन हो गया और पार्टीशन हुआ, तो सारी जो मेजर साइट्स थी वो कहाँ पर चली गई, पाकिस्तान में चली गई। और हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने इंडिया के अंदर अब एक्सक्यूवेट करना शुरू किया, तो उन्हें क्या है लाइक पंजाब, हरियाणा, धोलीवीरा, गुजरात, कालीबंगन, इस प्रकार की बहुत सारी साइट एक्सक्यूवेट की। सिंस द 1980s देयर हैज आल्सो बीन ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हड़प्पन आर्कोलॉजी। स्पेशलिस्ट from the subcontinent and abroad have been jointly working at both हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। अब 1918 की बात करें तो लोग क्या है अब इसमें इंटरनेशनल रूप से इंटरेस्ट लेने लगे थे जो हड़प्पन आर्कोलॉजी थी उसके अंदर। तो कोई भी चीज़ जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पहुंच जाती है तो लोग क्या है अपने आप ही इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो जो हड़प्पा थी और मोहनजोदड़ो की पहले क्या है ज्वाइंटली रूप से खुदाई हो रही थी। साइंटिफिक टेक्निक्स की बात करें इंक्लूडिंग सरफेस एक्सप्लोरेशंस टू रिकवर ट्रेस ऑफ क्ले, स्टोन, मेटल एंड प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स एज वेल एज म्यूनटली एनालिसिस एवरी स्केप ऑफ अवेलेबल एविडेंस। तो साइंटिफिक टेक्निक्स की बात करें तो इसके अंदर जो एक्सप्लोरेशन हो रहा था, अन्वेषण हो रहा था, उसके अंदर क्ले, स्टोन, मेटल, प्लांट्स और अदर एनिमल्स रिमेन्स थे उसके ऊपर किया जा रहा था। यहाँ की जो स्क्रेप था, छोटा से छोटा टुकड़ा था, उसको भी एनालिसिस किया जा रहा था। प्रॉब्लम्स ऑफ द पीसिंग टुगेदर द पास्ट। तो अब कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। इट इज़ अ मटेरियल एविडेंस दैट अलाउस आर्कोलॉजिस्ट टू बेटर reconstruct Harappan life. This material could be pottery, tools, ornaments, household objects, etc. Or organic materials such as cloth, leather, wood, reeds generally decompose. तो क्या है जो हमें हड़प्पन साइट से क्या बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड टूल्स, पोट्री, अदर ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स थे लाइक क्लॉथ था, लेदर था, वुड था, वो क्या एक समय के बाद डिकम्पोज हो जाता था। लेकिन जब उनका केमिकली एनालिसिस किया जाता था तो उनसे कुछ ना कुछ हमें एविडेंस जरूर मिलते थे। स्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन्स में होता था ऐसा सब। व्हाट सर्वाइव आर स्टोन, ब्रंट, क्ले, टेराकोटा, मेटल्स एक्सेट्रा। और क्या है सर्वाइव करने के लिए जो स्टोन है, ब्रंट है, मेटल्स, उस टाइम जो ये चीज़ें बच जाती थी उनके ऊपर सर्वे किया जाता था, उनके ऊपर एक्सप्लोनेशंस किया जाता था। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ओनली ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट्स वुड हैव बीन थ्रोवन अवे। उस टाइम जो यूजलेस थिंग्स होती थी, जो काम में नहीं आ रही होती, उन्हीं को ही थ्रोन अवे किया जाता था। क्लासिफाइंग फाइंड्स। वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफाइंग इन टर्म्स मटेरियल सच एज स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, इवोरी। इस प्रकार के जो मटेरियल्स होते थे क्ले, मेटल्स, बोन, इवोरी, इन्हीं का ही क्लासिफिकेशन किया गया था। द सेकेंड एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड इन द टर्म्स ऑफ function. Archaeologists have a decade whether for intents or artifacts, a fool, an ornament or both, sometime means for ritual use. तो कई चीज़ें ऐसी थिंग्स होती थी जिनको आर्कोलॉजिस्ट समझ नहीं पाते थे, उनको क्या है वो रिचुअल यूज के लिए एसोसिएट कर देते थे, रिलीजियस से एसोसिएट करके वो देखते थे। आर्कोलॉजिस्ट आल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ आर्टिफैक्ट्स बाय इन्वेस्टिगेशन द कॉन्टेक्स्ट in which it was it found in a house, in a drain, in a grave, in a kiln। तो आर्कोलॉजिस्ट क्या है उसी प्रकार से उन ऑब्जेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करते थे। जो क्या एक हाउस से मिली है तो उसको डेली यूज से जोड़कर देखते थे, ड्रेन से मिली है तो उससे जोड़कर, और कोई ग्रेव से मिली है तो हम उनसे ये देखते थे कि हो सकता है वो इन ऑब्जेक्ट्स का यूज आफ्टर लाइफ में बिलीव करने के लिए करते हों। सम टाइम आर्कोलॉजिस्ट हैव टू टेक रिसोर्सेज टू
indirect evidence. For instance, though there are trace of cotton some Harappan sites to find out about clothing, we have to depend on indirect evidence including depiction in spectacular. तो सम कभी कभी क्या है, वो लोग इनडायरेक्टली रूप से एविडेंस को देखने की कोशिश करते थे। उनको हड़प्पन साइट से जो क्लॉथ मिलते, जिस प्रकार से उन्हें क्या है कॉटन का कोई टुकड़ा मिला होगा, तो उनसे वो ये गैस करते थे कि हो सकता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो क्या है, हो सकता है कॉटन के क्लॉथ पहनते हों। तो हमें जो कॉटन क्लॉथ के आर्टिफैक्ट्स हैं वो मोहनजोदड़ो से मिला है। बोथ इन टर्म्स ऑफ कल्चर सीक्वेंस इन विच वाज फाउंड एंड टर्म्स एंड कंपैरिजन विद फाइंड्स इन मेसोपोटामी। तो क्या है कि जो कल्चर सीक्वेंस भी मिली है, तो उसको हम क्या है, जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ एसोसिएट किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। अब हम यही आर्टिफैक्ट्स तो मिल गए, परंतु हमारे सामने प्रॉब्लम आई कि इनकी इंटरप्रिटेशंस किस प्रकार से की जाए। दीज इंक्लूड्स टेराकोटा fragments of women's heavily jeweled, some with elaborate headdress. These were regarded as a mother goddess. तो इस पिक्चर में स्टूडेंट्स आपको दिखाया गया है कि जो एक लेडी है उसने क्या है बहुत सारी हैवी ज्वेल्ड पहनी हुई है, उस वो बहुत सारे आभूषण पहने हुए हैं। साथ ही साथ उसने अपने सिर के ऊपर क्या है हेड, उस सिर को ड्रेस्ड किया हुआ है, जिस प्रकार हम आज के टाइम में जो गॉडेज को देखते हैं वो उनके सर के ऊपर जो मुकुट होता है उसी प्रकार से। तो उन्होंने क्या है इस पिक्चर को गॉडेज के रूप में एसोसिएट किया। रेयर स्टोन्स स्टेचुरी ऑफ मैन इन एन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर्स seated with a one hand on the knee such as the priest king was also similarly classified। तो पीछे हमने देखा था priest king की पिक्चर, तो वही बताया गया है कि इसके अंदर कि एक जो पीपल है वो बैठा हुआ है एक पोस्चर या एक योगी के रूप में, और उसको प्रिस्ट जो पोस्चर है वो बना हुआ उसको प्रिस्ट किंग के रूप में एसोसिएट किया गया। दीज इंक्लूड द ग्रेट बाथ और फायर एल्टर्स फाउंड इन कालीबंगन एंड लोथल। तो जो ग्रेट बाथ है वो कहाँ से मिला था हमें, मोहनजोदड़ो से, और फायर एल्टर्स मीन्स जो अग्नि वेदिकाएँ वो कालीबंगन और लोथल से मिली हैं। अदर विद प्लांट मोटिव्स आर थ्रोट टू इंडिकेट नेचर वर्शिप। तो कुछ ऐसे इंडिकेशन भी मिले हैं कि जो प्लांट्स मिले हैं, अदर इस प्रकार की जो मोटिव्स या उत्कीर्ण की हुई सेल्स मिली हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो लोग नेचर की पूजा करते थे। सम एनिमल्स सच एज वन हॉर्न्ड एनिमल ऑफन कॉल्ड अ यूनिकॉर्न depicted on seals seems to be mythical composite creatures। हो सकता है कि उस टाइम जो उनको एक एनिमल्स मिला है जिसका वन हॉर्न्ड है और उसको यूनिकॉर्न के नाम से जाना गया है, सील्स के ऊपर दिखाई देता है, तो हो सकता है वो कोई एक मिथिकल हो, उस टाइम का एक कोई ऐसा भ्रम हो, ऐसा कोई एनिमल रहा ही नहीं हो। इन सम seals a figure someone seated cross-legged in a yogi posture, sometimes surrounded by animals, has been regarded as a depiction of Proto-Shiva that is an early form of one major deity of Hinduism। तो एक योगी की पोस्चर में एक पिक्चर में आपको दिखाया गया है और इसको क्या है प्रोटो शिवा का नाम दिया गया है, और इसको एक हिंदुओं की जो मेजर डाइटीज है उसके से हिंदुज़म से क्या है एसोसिएट करके देखा गया है। और उसके चारों ओर आप पिक्चर में स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये प्रोटो शिवा है, इसके चारों ओर ये सील है, इसमें एनिमल्स को दिखाया गया। बिसाइड कोनिकल स्टोन्स ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज लिंगा। तो क्या है जो लिंगा के कई प्रकार के जो स्टोन मिलते थे और इस स्टोन्स को क्या है क्लासिफाइड लिंगाज के रूप में किया गया है। फॉर इंटेंस एट द प्रोटो शिवा सील्स द अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट द ऋग्वेदा कंपाइल्ड। तो ऋग्वेदा कब कंपाइल्ड किया गया 1500 BC से 1000 BC
mention a god named Rudra, which is the name used for Shiva in later Puranic traditions in the first millions CE. तो जो प्रोटो शिवा है उसको किसके साथ एसोसिएट किया गया है? जो ऋग्वेदा है उस जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसके साथ यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है, उसको यहाँ रुद्रा के रूप में दिखाया गया है और पौराणिक ट्रेडिशनल में भी उसको शिवा के रूप में एसोसिएट किया है. अनलाइक शिवा, रुद्रा इन द ऋग्वेदा इज द नाइदर डेपिकेटेड एज पशुपति, lord of animals in general and cattle in particular, nor as a yogi. तो शिवा, रुद्रा और ये ऋग्वेदा में कभी हमें ये वर्ड्स मिलते ही नहीं हैं और इसको क्या है, पशुपति से भी डेपिकेटेड किया गया है. इसको लॉर्ड ऑफ एनिमल्स भी कहा गया है. किसके अंदर? ऋग्वेदा के अंदर. तो जो प्रोटो शिवा है उसको किसके साथ एसोसिएटेड किया गया? ऋग्वेदा में शिवा और रुद्रा के साथ एसोसिएटेड किया गया है. अब हम ये देखते हैं, एक फैक्ट दिया गया, अलिंगा इज पॉलिश्ड स्टोन दैट इज वर्शिप्ड एज अ सिंबल ऑफ शिवा. तो उस टाइम क्या एक पॉलिश स्टोन होता था और जिसका शिवा के सिंबल के रूप में वर्शिप किया जाता था उसको लिंगा कहा जाता था. अब आगे इसकी लिंगा की पिक्चर भी बनी हुई है स्टूडेंट्स, आप इसको देख सकते हैं. यहाँ पर एक और फैक्ट्स दिया गया है, समन्स. तो समन आर मैन एंड वुमेन्स हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स एज वेल एज एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड. तो समन्स मैन और वुमेन्स होते थे जिनके पास कुछ मैजिकल पावर्स होती थी या कुछ ऐसी हीलिंग पावर्स होती थी जो कि अपने आप को अदर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करते थे, तो उनको समनाज कहा जाता था. अब ये वाली चीज़ें हैं, ये यहाँ पर कुछ मैटर दिया गया है लेकिन इसमें सब में क्वेश्चंस टाइप दिया गया है. तो अब हमारा जो स्टूडेंट्स है ये चैप्टर फिनिश होता है. आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा. तो चैप्टर पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मिलेंगे.